हेलो एस्पिरेंट्स। अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा एक नई सीरीज प्रारंभ की गई है जिसमें हम वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे। तो यह आज का दूसरा सत्र है और हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से कहानी खंड को उठाया है जिसमें हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और प्रमुख कहानीकार और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ और राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आज का ये हमारा पांचवा प्रश्न है। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न हम कल की वीडियो में कर चुके हैं, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित आदर्श उन्मुख यथार्थवाद। इसका परिचय। हम प्रेमचंद ने अपने 20 वर्ष के काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं और प्रेमचंद की इस कहानी यात्रा को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण 1907 से 1925 तक आदर्श उन्मुख यथार्थवाद और दूसरा चरण 1925 से 1936 तक यथार्थवाद। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद इस चरण में उन पर आदर्श भारतीय परंपरा, हृदय परिवर्तन तथा अन्य गांधीवादी मान्यताओं का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे पंच परमेश्वर में इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद दिखाना चाहते थे कि पंच परमेश्वर के प्रतिनिधि होते हैं और इस कहानी का उद्देश्य भारतीय पारंपरिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश न्याय प्रणाली से बेहतर सिद्ध करना था। दूसरा उदाहरण बड़े घर की बेटी इस दौर की प्रसिद्ध कहानी है। इसमें आनंदी नामक नायिका है जो अपने परिवार की संयुक्ता को बचाए रखने के लिए अपना व्यक्तित्व अपमान भूलने का निश्चय करती है। तीसरा बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी अपनी स्वाभाविक इच्छाओं जैसे भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाती और उसके घर के अन्य सदस्य उसकी ज़रूरतों के प्रति बेपरवाह हैं। इस द्वंद्व की समाप्ति अंत में बहू के हृदय परिवर्तन से होती है। चौथा डॉक्टर जो अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए सामाजिक दायित्वों को भूल जाता है। वह टेनिस खेलने के लिए जा रहा होता है और अपने आनंद के लिए एक गरीब बच्चे का इलाज करने से मना कर देता है। बाद में जब डॉक्टर के बच्चे को सांप काटता है तो वही गरीब व्यक्ति उसकी मदद करता है और डॉक्टर के पश्चाताप और हृदय परिवर्तन के साथ ही कहानी समाप्त होती है। तो इसका हम निष्कर्ष, इस चरण को आदर्श उन्मुख यथार्थवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कहानियाँ यथार्थ समस्याओं पर तो लिखी गई हैं किंतु अंततः हृदय परिवर्तन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से आदर्श के बिंदु पर पहुंचकर समाप्त होती है। यह प्रश्न यूपीएससी के द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा, प्रेमचंद की कहानियों में आधुनिक विमर्शों के स्वरूप की पड़ताल कीजिए। तो इसका परिचय हम इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं कि प्रेमचंद जिस दौर में कहानियाँ लिख रहे थे उसी समय डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मानवीय अधिकारों का प्रश्न प्रचंड रूप से स्वाधीनता संग्राम के नेताओं के सामने उठा रहे थे और उसी दौरान अखिल भारतीय महिला सम्मेलन तथा उस समय में रानी सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट आदि महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में कूद देख ऐसा माहौल हो गया था कि महिलाओं को भी देश की मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए और बंदिशों से आज़ादी मिलनी चाहिए। इसलिए प्रेमचंद जैसा लेखक जो सामाजिक यथार्थ को रचनाओं का कथन बनाने में जो रुचि रखता है, इन महत्वपूर्ण बिंदु से तटस्थ नहीं रह सकते थे। तो आधुनिक विमर्श में हम देखते हैं कि दलित विमर्श। प्रेमचंद की कहानियों में दलित समाज के चरित्र दिखाई देते हैं, जैसे सदगति और नमक का दरोगा जैसी कहानियों में दलित चेतना ज़्यादा प्रभावी होकर उभरी है। सदगति पंक्तियाँ, इधर गोंड ने चैमरोन में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली, पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे। यह सदगति की कुछ पंक्तियां हैं। और ऐसे ही कफन जैसी कहानियों को लेकर आरोप लगाया जाता है कि प्रेमचंद दलितों के हमदर्द नहीं थे बल्कि उनका मजाक उड़ाते थे। रंगभूमि उपन्यास पर भी ऐसा आरोप है, किंतु कफन में धीसू और माधव के द्वारा
वह दिखाना चाहते थे कि शोषित एवं गरीब व्यक्ति जिंदगी के मुश्किलों से लड़ते लड़ते कैसे संवेदनहीन हो जाता है। अब हम स्त्री विमर्श देखते हैं कि स्त्री विमर्श में प्रेमचंद जिन कहानियों में स्त्रियों की स्थिति पर प्रश्न किया गया है, जैसे गीला, अलग योजा, नया विवाह, बड़े घर की बेटी आदि में महिलाओं के प्रति उनकी चेतना का अलग अलग तेवर दिखता है। रानी सारंदा, बड़े घर की बेटी कहानियों में प्रेमचंद ने स्त्रियों के आदर्श गरिमा की बात कही है। गीला, अलग योजा एवं नया विवाह में प्रेमचंद की संवेदना महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रखर होकर उभरी है, जैसे नया विवाह में बेमेल विवाह, लाला डगमाल जो 50 साल के हैं छोटी लड़की आशा से विवाह करते हैं और लड़कियों से बिना पूछे विवाह होता है। यह इसमें स्त्री विमर्श दिखाया गया है कि बाल विवाह में महिलाओं से बिना पूछे उनका विवाह कर दिया जाता है। अगला, महिलाओं का बूढ़ापन भी बहुत अधिक दुखमय होता है। ये बूढ़ी काकी कहानी में बताया गया है। इसका निष्कर्ष अतः यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने अपने समय के परिप्रेक्ष्य में दलित विमर्श एवं स्त्री विमर्श को ठोस आधार प्रदान किया है। इसलिए आज हिंदी साहित्य में दलित विमर्श ओम प्रकाश वाल्मीकि और मोहनदास नैमिषारण्य राय और स्त्री विमर्श पर कृष्णा सोबती, मैत्री पुष्पा और प्रभा जैसे लेखकों के माध्यम से गहरे स्तर पर पहुंचा है। तो इस यात्रा के मूल में प्रेमचंद की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भी यूपीएससी के द्वारा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पठित उपन्यास और कहानियों के आधार पर उदाहरण सिद्ध कीजिए कि पात्रों के चित्रण में प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का पर्याप्त ध्यान रखा है। यह प्रश्न भी यूपीएससी के द्वारा 2006 में पूछा गया है। तो चलिए अगला इसका देखते हैं कि परिचय इसमें कैसे लिखेंगे हम, कि प्रेमचंद की कहानी कला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मनोविज्ञान का सुंदर प्रयोग है। यह बात उनकी लगभग सभी कहानियों और उपन्यासों में खुलकर दिखाई पड़ती है। प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का प्रयोग उस प्रकार तकनीकी रूप में नहीं किया है जिस प्रकार जयेंद्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे ने किया है। उनका मनोविज्ञान जयेंद्र और अज्ञे की तरह सिगमंड फ्रॉइड के व्यक्ति विशेष के मन पर नहीं बल्कि समाज के मनोविज्ञान पर ज़्यादा है, जो विभिन्न अवस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति में परिलक्षित होता है। तो इसकी मेन बॉडी में हम लिखेंगे कि प्रेमचंद ने समाज के सभी वर्गों की मनोवैज्ञानिक स्थितियों को उभारा है, विशेषतः उन वर्गों की जिन्होंने शोषण एवं वंचन को सहा है, जैसे नारी, दलित, वृद्ध एवं बाल इत्यादि। नारी मनोविज्ञान की सूक्ष्म परतों का उद्घाटन प्रेमचंद की कई कहानियों में दिखाई देता है, जैसे नया विवाह में जहां बड़े उम्र के व्यक्ति से विवाहित स्त्री स्वाभाविक रूप से अपने हम उम्र व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है। दलित में मनोविज्ञान में प्रवेश करते हुए प्रेमचंद ने सदगति में दलित वर्ग के शोषण के बारे में दिखाया है। प्रेमचंद ने किसानों के मनोविज्ञान को भी कई कहानियों में प्रस्तुत किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सभ्यता का रहस्य। इसमें वे दिखाते हैं कि किसान के लिए अपनी प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है। बूढ़ी काकी में वृद्धा मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है, जैसे इस पंक्तियां हैं, बुढ़ापा बदुआ बचपन का पुनर्आगमन हुआ करता है। ईदगाह का हामिद अपनी बाल सुलभ इच्छाओं का दमन करके दायित्वपूर्ण व्यवहार करता है, जो वस्तुतः उसकी उम्र से असंगत है और उसकी आर्थिक स्थितियों का परिणाम है। इस बाल मनोविज्ञान के लिए प्रेमचंद ने टिप्पणी करते हुए लिखा, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खोला था, बुढ़िया अमीना ने बालिका अमीना बन गई थी। तो इसके निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में मनोविज्ञान से प्रभावित कुछ शैलियों का प्रयोग भी किया है, जैसे चेतना शैली, आत्मकथात्मक शैली। इस प्रकार यह निसंदेह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद की कहानियाँ तथा उपन्यास में मनोविज्ञान का सुंदर प्रयोग हुआ है। ये भी यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, ये यूपीएससी के द्वारा
पूछा गया 2014 में प्रश्न है। तो यदि आपको प्रेमचंद की सभी कहानियों में से केवल एक सर्वोत्तम कहानी चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे और क्यों? इसके परिचय हम इस तरह से दे सकते हैं कि किसी कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी का दर्जा तभी दिया जा सकता है जब वह 3 गुणों को धारण करे। पहला, संवेदना व्यापक हो तथा समाज के वंचित वर्गों के समावेशन के मूल्यों पर आधारित हो। दूसरा, उसका प्रभाव ऐसा हो कि पाठक की चेतना में नैतिक उत्कर्ष हो और वह ठीक वह व्यक्ति ना रहे जो कहानी पढ़ने से पहले था। तीसरा, कहानी का शिल्प ऐसा हो कि वह संवेदना को पूरा प्रभाव के साथ पाठक तक पहुंचा सके। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी। अब 300 कहानियों में से सर्वश्रेष्ठ चुनना आसान तो है नहीं, तो किंतु उपरोक्त कसौटियों का प्रयोग करके तो 7-8 कहानियां दिमाग में आती हैं, जैसे कफन, सदगति, पूस की रात, दूध का दाम, ईदगाह, बूढ़ी काकी, अलग योजा। यदि इनमें से एक को चुनना हो तो सदगति को सर्वश्रेष्ठ कहानी माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि सदगति की सर्वश्रेष्ठ का पहला आधार उसकी संवेदना की व्यापकता और गहराई है। जैसे दलित समाज का वंचन एवं शोषण, प्रेमचंद की चिंताओं में गरीब और दलित दोनों ही थे, लेकिन पूस की रात में गरीब किसान जबकि गुल्ली डंडा दलितों का पिछड़ापन। किंतु सदगति में दोनों की समस्याओं को साथ दिखाया गया है। वहीं विवाह और गीला स्त्री समस्या तो केंद्र में नहीं है, किंतु सदगति में दुखी चमार की पत्नी झुरिया के माध्यम से दलित स्त्रियों की दुर्दशा को भी स्थान दिया गया है। सदगति गहराई और व्यापकता के स्तर पर सदगति ज़्यादा समर्थ दिखाई पड़ती है। अब तीसरा आधार कि सदगति का तेवर इसे अन्य कहानियों से पृथक बनाता है, क्योंकि कफन के घीसू और माधव एवं गुल्ली डंडा का गया तथा दूध के दाम का मंगल भी दलित समाज से है, किंतु दुर्दशा के बावजूद आक्रामक तेवर नजर नहीं आता। जैसे सदगति में दुखी की मृत्यु पर समुदाय आक्रोश भरा हुआ होता है, वह अपने अधिकारों के लिए लाश को उठाने से मना कर देता है। इसकी कुछ पंक्तियां देखते हैं कि इधर गोंड ने चैमरोन में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली, पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे। पांचवा, सदगति का प्रभाव भी अत्यंत गहरा है। इसमें दुखी के शोषण की कथा इतनी बारीकी से कही है कि पाठक को यह एहसास बिल्कुल नहीं होता कि लेखक उसके जाति पूर्वग्रहों पर हमला कर रहा है। सघन वातावरण से पाठक को बांध लेते हैं और उसे महसूस कराते हैं कि किस तरह ग्रामीण भारत में जातीय शोषण गरीबी दलितों के मानव अधिकार छीन लेता है। जितना प्रभाव बूढ़ी काकी पूस की रात पढ़ने के बाद पाठक होता है, उससे कई सघन प्रभाव सदगति से होता है और यह प्रभाव सिर्फ भावनात्मक या क्षणभंगुर नहीं होता, अपनी प्रकृति में संज्ञानात्मक और स्थायी भी है। पांचवा, सदगति का शिल्प भी सदा हुआ है। इसमें प्रेमचंद ने जटिल कथानक, कठिन घटनाएं, अनावश्यक चरित्र तथा अपने दर्शन को प्रक्षेपित करने से बचे हैं। इसलिए इसका शिल्प विधान अत्यंत सरल है, जो हर उम्र के पाठक के लिए बोधगम्य है। संभवतः कफन और गीला में संवेदना की गहराई ज़्यादा है, किंतु वे कहानियाँ सदगति की तरह साधारण पाठक के हृदय तक नहीं पहुँच पाती। अंततः इसके निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि अतः उपरोक्त कसौटियों के आधार पर माना जा सकता है कि सदगति अपनी संवेदनात्मक गहराई, नैतिक प्रभाव और शिल्प सहजता के कारण सर्वश्रेष्ठ कहानी है। तो ये आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो अनलॉक जीएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, और हैंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और प्रेस